आज की ये चोरी की कहानी एक ऐसी चोरी की कहानी है जिसने 30 साल तक दो देशों के बीच दुश्मनी पैदा कर दी। 30 साल तक इन दोनों देशों के बीच कोई भी ऐसा मामला नहीं होता जो आमतौर से दो मुल्कों के बीच हुआ करता है। बिजनेस का लेन देन, कोई भी पर्सनल मामला या फिर किसी कंट्री से किसी कंट्री में काम करने के लिए आना जाना, ये सारी चीजें इन दोनों देशों के बीच बंद हो जाती है। आपने बहुत सी ऐसी चोरी की कहानियां सुनी होंगी जिसमें अलग अलग तरह से उसमें यूनिकनेस नजर आती, लेकिन आज की इस कहानी में शायद इस कहानी के अलावा कोई भी दूसरी मिसाल इस कहानी की नहीं। कहानी की शुरुआत सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद से होती है। यहां पर शाही फैमिली के अलग अलग प्रिंस और प्रिंसेस, जिनका अलग अलग वहां पर शाही महल होता, वो इसी रियाद में रहा करते हैं। जिनमें से एक शहजादा, शहजादा फैसल बिन फहद, ये शाही फैमिली का एक शहजादा है, प्रिंस है, जो इसी रियाद में एक बंगलों में रहा करता है, एक शाही फैमिली का बंगला। इस बंगले में कई सारे नौकर भी काम किया करते हैं, जिसमें एक थाईलैंड का व्यक्ति, एक थाईलैंड का शहरी जिसका नाम क्रियांक क्राई है, वो इस बंगलों में नौकर का काम किया करता है। वो तमाम तरह के लेन देन, जो भी इस बंगले में सामान लेकर आना, लेकर जाना, साफ सफाई करना, किसी चीज को इधर से उधर करना, ये सारा काम इसी थाईलैंड के शहरी क्रियांक क्राई के जिम्मे होता है। ये इस फैमिली में 10 सालों तक काम करता है। 10 साल शाह फैसल के यहाँ ये नौकरी करता है। इस बीच वो पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर नौकरी करता है। कोई भी ऐसा मामला, उसका कोई खराब रवैया या खराब तरीका जिस पे शक किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 10 सालों तक काम करने के बाद अब क्रियांक क्राई ये सोचता है कि कब तक वो इस जगह पर काम करेगा या कब तक वो नौकरी की जिंदगी गुजारेगा। उसे एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहिए जिसमें काफी शोहरत हो, काफी पैसा हो, ऐश की जिंदगी वो अपने मुल्क में जाकर गुजारे। इस सोच के साथ वो प्लान करता है कि वो एक लंबा हाथ मारेगा। अब वो लंबा हाथ कहीं और नहीं बल्कि इसी शाही महल में मारेगा। और उसके साथ लेकिन ये डर भी उसको होता है कि अगर वो यहां पर चोरी करेगा तो उसके हाथों को काट दिया जाएगा। इस डर के साथ भी वो जी रहा था, लेकिन उसका इरादा डर पे हावी हो गया। उसकी नीयत डर से बढ़ जाती। अब वो पूरा प्लान कर लेता है। इसी बीच जो शाही फैमिली के वजीर यानी शाही फैमिली का शहजादा शाह फैसल बिन फहद, वो पूरी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान करता है ऑस्ट्रेलिया की। वो अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने का प्लान करता है। अब ये बात क्रियांक क्राई को भी पता चलती कि जो शहजादा है वो अब ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है फैमिली के साथ। तो वह प्लान करता है कि वो अब इसी दौरान चोरी करेगा। प्रिंस सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद से निकलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। इस बीच अब घर में बाकी और सारे नौकर और खुद क्रियांक क्राई भी मौजूद होता है। क्रियांक क्राई ये जानता था कि किस जगह पर कीमती चीजें, जेवरात, ये सारी चीजें रखी होती, क्योंकि जब भी वो फैमिली कहीं पर जाती थी तो वो किस अलमारी को खोलकर कहां से क्या सामान निकालती थी, ये सारी चीजें उसको पता थी। अलग अलग काम के बहाने वो उस जगह पर जाया करता था, उसकी एंट्री उस जगह पर होती थी। जब ये लोग फैमिली पूरी इन लोगों की निकल जाती है तो क्रियांक क्राई उस कमरे में जहां पर ये जेवरात रखे हुए होते हैं अलमारी में, वो उस जगह पर जाता है लॉकर के पास। वहां जाने के बाद सबसे पहले वो उस कमरे में छिप जाता है और उसके बाद जब रात हो जाती है तो जब बाकी के नौकर उस कमरे को बंद करते हैं और सारे नौकर अपनी अपनी जगह पर अपने अपने ठिकाने पर चले जाते हैं तो वो उस अलमारी को खोलता है, क्योंकि वो अलमारी लॉक नहीं हुआ करती। क्योंकि सऊदी अरेबिया में चोरी की एक कड़ी सजा है, जिसके डर से वहां पर क्राइम रेट, खास करके चोरी का मामला या कोई भी ऐसा क्राइम रेट वहां पर देख लिया जाए तो बेहद कम होता है। तो इसी वजह से कोई भी ऐसी सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था। इसी वजह से क्रियांक क्राई वहां पर पहुंच जाता है, ड्रॉस खोलता है और खोलने के बाद वो सारे जेवर जो वहां पर मौजूद होते हैं, उन सारे जेवर को वो उठा लेता है। अब उसे इस जेवर को उस कमरे से बाहर लेकर निकलना था, लेकिन यहां पर बाकी के नौकर भी मौजूद थे जो अपने अपने अलग अलग ठिकाने पर थे।
लेकिन अगर वो खुलेआम जेवर को लेकर वहां से निकलेगा तो वो पकड़ा सकता है। तो वो ये प्लान करता है कि इस जेवर को इस तरह से इस कमरे से बाहर निकाला जाए कि किसी को शक भी ना हो। वो साफ सफाई करने वाला जो वैक्यूम क्लीनर होता है उसे लेकर आता है और उसके बाद इन सारे जेवरात को वो उस वैक्यूम क्लीनर के बॉक्स में डाल देता है और फिर वैक्यूम क्लीनर के साथ वो उस कमरे से बाहर निकलता है और उसके बाद वो उसे एक जगह पर छिपा देता है। कोई सबका अलग अलग नखरा, कोई भी ये नहीं सोचता कि वो जाकर उस वैक्यूम क्लीनर को खोल कर देखेगा, क्योंकि ये काम नौकरों का होता है और नौकर भी खास करके साफ सफाई के मामले से बचते हैं। वो कुछ दिन तक वो वैक्यूम क्लीनर उस जगह पर पड़ा रहता है। अब क्रियांक राय का ये मामला था कि वो अब इस वैक्यूम क्लीनर के साथ इन जेवरात को इस महल से बाहर निकालना चाहता था। अब वो इस महल से बाहर किस तरह से निकालेगा, ये भी एक कड़ी चुनौती थी उसके लिए। वो देखता है कि जो साफ सफाई का ट्रंक वहां पर जो कूड़ेदान होता है वो किस तरह से उस महल से कूड़ा बाहर जाता है, वो सारी चीज पर नजर रखता है। और उसके बाद एक दिन जब ये सारे कूड़े कचरे को बाहर लेकर जाया जा रहा था तो वो उस वैक्यूम क्लीनर को भी उस कचड़े में डालता है और कचड़े के साथ साथ खुद भी बाहर आ जाता है। और बाहर जब डस्टबिन में उस कचड़े को डाला जाता है तो वो उस वैक्यूम क्लीनर को वहां से एक ठिकाने पर लेकर चला जाता है। असल में सऊदी का मामला ये है कि जब भी कोई भी ऐसी चीजें, छोटी मोटी चीज खराब होती, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना, वो उसे दोबारा बनवाते नहीं बल्कि उसे वहां की डस्टबिन में डाल देते। वही चीज यहां पर भी हुआ कि वैक्यूम क्लीनर को कूड़े के साथ फेंका गया। किसी को यह शक भी नहीं हुआ कि ये सही है या खराब है, या अगर खराब ही तो इसे फेंका क्यों जा रहा है, क्योंकि ये बात वहां पर आम। उसके बाद ये वहां से ठिकाने पर लेकर जाता है। अब तो बाहर वो महल से लेकर आ ही चुका था। फिर वो उन सारे जेवरात को वैक्यूम के साथ ही कुछ सामान और इकट्ठा करता है और फिर वो फैसला करता है कि वो थाईलैंड, जहां पर उसका इलाका है, वो अपने घर पर इस सामान के साथ इन जेवरात को कुरियर करेगा। क्योंकि इससे पहले भी वो सामानों को कुरियर कर चुका था, अपनी फैमिली के पास कई सामान भेज चुका था जो उस शाही फैमिली की तरफ से गिफ्ट मिलता या कोई भी ऐसा अमाउंट मिलता जिसके बाद वो सामान खरीद के अपनी फैमिली को भेजता। इसी तरह से वो पूरी पैकिंग के साथ कुरियर हाउस लेकर जाता है, वहां पर सारी स्लिप कटवाता है और फिर वहां पर अपने थाईलैंड में, बैंकॉक में, ये माल डिलीवर करने के लिए सारे काम को पूरा कर देता है। इस तरह से उसका काम हो जाता है। लेकिन अब भी उसे ये अंदेशा था, ये शक था। शक क्या, बल्कि उसको गारंटी ये थी कि जब भी ये थाईलैंड उतरेगा तो वहां के जो कस्टम ऑफिसर्स हैं वो इसे खोल कर चेक करेंगे और खोल कर अगर चेक करेंगे तो वो बुरी तरह से फंस सकता है। इस वजह से वो इन सामान के साथ एक लिफाफा जिसमें वो कुछ रियाल रखता है और उसके साथ एक लेटर रखता है और उस लेटर में लिखता है कि इसमें फैमिली की कुछ ऐसी चीज़ें जो प्राइवेट है, जो कुछ ऐसी चीज़ से रिलेट करते हैं जिसे खुलेआम नहीं बयान किया जा सकता, ऐसी चीज़ें हैं तो आप इसे नज़रअंदाज करें और ये आपका नजराना है। इस तरह से वो लेटर के साथ उस कुरियर को आगे भेजता है और होता भी यही है कि जब वहाँ पे थाईलैंड में, वहाँ बैंकॉक के कस्टम ऑफिसर्स को ये कुरियर मिलता है और उसके साथ ये लेटर मिलता है तो ये देखने के बाद फिर उस कुरियर को चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें जो वैक्यूम क्लीनर और बाकी सामान है, तो बहुत ज़्यादा खोजबीन नहीं करते क्योंकि उनको नजराना भी मिल चुका था। वो इसे आगे उसकी फैमिली तक पहुंचा देते हैं। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि ये मामला, ये सामान उसके घर तक पहुंच चुका है, अब वो यहाँ से सऊदी अरेबिया से बाहर अपने घर यानी बैंकॉक, थाईलैंड जाना चाहता था। उसकी प्लानिंग भी उसने इस तरीके से की थी कि जो शहजादा है उसके आने से पहले वो यहाँ से निकल जाए। शहजादा शाह फैसल बिन फहद ये अभी अपने टूर से वापस नहीं आए थे और उससे पहले ही जो ये क्रियांक राय है वो वहाँ से अपने पूरे प्लान के साथ ये अपने मुल्क चला आता है। यहाँ आने के बाद फिर वो वैक्यूम क्लीनर से वो सारा सामान, जो जेवरात थे, उन सारे जेवरात को अलग अलग जवाहरियों को बेचता है, जो छोटे मोटे व्यापारी होते उन्हें बेचता है। जब भी ये व्यापारी इन सारे जेवरात को देखते तो वो समझ जाते कि कहीं लंबा हाथ मारा गया है, वो इसको अपनी मुनासिब कीमत पे खरीद लेते थे। इस तरह से कुछ सामान क्रियांक राय ने बेच दिया और कुछ सामान वो अपने पास अभी भी रखा हुआ था। अब इधर शाह फैसल बिन फहद वो अपने टूर से घर वापस आते हैं। वापस आने के बाद जब वो उस रूम में जाते हैं जहां पर ये सारे जेवरात रखे हुए थे तो देखते हैं कि उनके सारे जेवर गायब। शायद उन्हें इन जेवरात के गायब होने की कोई फिक्र भी ना होती, लेकिन जैसे ही वो ये देखते हैं वो अचानक घबराहट के साथ एक और चीज खोजने लगते हैं।
और वो देखते हैं कि वो उनके सामने से गायब थी, और वो चीज़ थी ब्लू डायमंड, एक अंडे के साइज का डायमंड, जो कि बहुत ही कीमती डायमंड था। वो जैसे ही ढूंढते हैं उन्हें ये नहीं मिलता। वो जिसकी कीमत बताया जाता है कि 20 मिलियन थी, $20 मिलियन। शाह फैसल काफ़ी घबराते हैं, और उसके बाद उन्हें जो शुरुआती पूछताछ और शुरुआती नज़र से जो देखते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि आखिर ये मामला क्या है। वो ये समझ जाते हैं कि रियान क्राही ने ये सारा मामले को अंजाम दिया, अब वो यहाँ से फरार हो चुका है। वो फ़ौरन थाईलैंड गवर्नमेंट से कांटेक्ट करते हैं, बैंकॉक के जो वहाँ पे जो अमला था उससे कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि हमारे शाही महल से इस तरह से चोरी हुई, और वो चोरी क्रियांक क्राई ने किया है, जो कि एक थाईलैंड शहरी। वहाँ की गवर्नमेंट तुरंत एक्टिव होती है। अब वो क्रियांक क्राई को ढूंढने निकल जाती है, क्रियांक क्राई को पकड़ती भी, और पकड़ने के बाद फिर वो उससे सारे जेवरात को जब्त करती है, और बाकी जितने भी ज्वेलरी शॉप पे या जवारियों को जो बेचा गया था वो सारे जेवर को अपने कब्जे में लेती है। और कब्जे में लेने के बाद इधर क्रियांक क्राई को अदालत ने 7 साल की सज़ा सुना दी, और ये जो बाकी के जेवर थे ये सारे जेवर एक इंतज़ाम के साथ अपने गवर्नमेंट अपने अमले के साथ ये सारे जेवर को शाह फैसल बिन फहद के हवाले कर देती है। एक ऑफिसर आता है सऊदी अरेबिया में और वो ये सारे जेवर दे देता है, जिसमें शाह फैसल ने उस ब्लू डायमंड को, जो कि अंडे के साइज का था, उसे ढूंढना शुरू किया, तो उन्हें वही नहीं मिला। वो बाकी के जेवरात को जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि इसमें 80% जेवरात नकली। वो अब इसका विरोध थाईलैंड गवर्नमेंट से करते हैं। थाईलैंड गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सीरियस होती है, वो कहती है कि ठीक है हम इसकी जांच कर रहे हैं। अभी जांच का मामला शुरू ही हुआ था, इसी बीच थाईलैंड के एक अखबार ने एक तस्वीर शाये की अपने अखबार में, और ये तस्वीर शाह फैसल तक और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट तक, शाही परिवार तक भी पहुंची थी। जिस तस्वीर में वहाँ के जो आला अफसरान थे, पुलिस ऑफिसर्स और बाकी के जो शाही फैमिली के कुछ जो वजीर या इस तरीके के जो वहाँ के शहरी थे, उन्होंने भी उस तस्वीर में एक ज्वेलरीज कुछ पहनी हुई थी, जो ज्वेलरीज इसी शाही परिवार के यानी शाह फैसल की ज्वेलरीज में शामिल थी। शाह फैसल की नज़र जैसे ही उस तस्वीर पे पड़ती है, वो देखते कि इसमें अक्सर जो लोग हैं वो उसी के जेवरात को पहने हुए हैं। उनकी बीवियां और ख़ुद जो उसमें से कुछ मर्द होते वो भी वही सारी चीज़ें पहनी होती जो शाह फैसल की गायब हुई थी। अब वो इसका विरोध करते हैं, और विरोध करने के बाद वो जो वहाँ पर थाईलैंड में सऊदी अरेबिया की एम्बेसी के ऑफिसर होते उसे आदेश देते कि इस मामले की जांच की जाए। एम्बेसी के जो 2 ऑफिसर होते वो निकलते, वो इस मामले की जांच करने के लिए आगे की तफ्तीश कर ही रहे थे कि अचानक एक सड़क पर उनकी कार रोकी जाती है, और कार रोकने के बाद कुछ बंदूकधारी वहां पर आते हैं और लगातार उन दोनों ऑफिसर्स के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से उन दोनों ऑफिसर्स की मौत हो जाती है। और उसके बाद वो 2 ऑफिसर जिससे मिलने जा रहे थे उसके पास भी कुछ बंदूकधारी पहुंचते हैं, और वहां जाने के बाद भी उस व्यक्ति को भी कत्ल कर दिया जाता है। इस तरह से 3 लोगों का कत्ल होता है, जो कि इस कहानी में शुरुआती 3 कत्ल थे। अब जैसे ही इस बारे में सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को पता चलता है, वो यहाँ पर 2 लाख थाई जो नेशनलिटी रखने वाले वर्कर थे, उनमें से 1,90,000 लोगों को अपने मुल्क से बाहर कर दिया। जितनी भी वर्क परमिट थी सब कुछ खत्म कर दिया, और जैसा भी थाईलैंड के साथ जितना भी किस्म का रिश्ता था वो सारे रिश्ते को सऊदी अरेबिया ने ख़त्म किया। सिर्फ 10,000 वर्कर अपने यहाँ रखे, बल्कि जो थाईलैंड की एम्बेसी थी उसके भी कुछ ऑफिसर्स को निकाल दिया था। इस तरह से अब सऊदी अरेबिया और थाईलैंड में दुश्मनी पैदा होने लगी, इनके बीच सारे रिश्ते ख़राब होने लगे थे। अब इसके चलते सऊदी अरेबिया के शाही फैमिली के ख़ास आदमी, जो शाही फैमिली के दोस्त थे और एक बिजनेसमैन थे, मोहम्मद अल रुवैली। मोहम्मद अल रुवैली को शाही परिवार थाईलैंड भेजता है, बैंकॉक, और ये जांच करने को कहता है कि यह सारा मामला क्या था जिसमें 2 ऑफिसर्स की, सऊदी एम्बेसी के ऑफिसर्स की मौत होती है, और अभी तक वो ब्लू डायमंड और बाकी के ज्वेलरीज का मामला क्या है ये साफ नहीं हो सका है। इसके चलते वो शाही फैमिली के बिजनेसमैन दोस्त थाईलैंड जाते हैं,
3 दिन तक वो इस मामले की जांच करते हैं। चौथे दिन अचानक ये शाही फैमिली के जो दोस्त थे, बिजनेसमैन मोहम्मद अल रोयली, इनकी गुमशुदगी हो जाती है, यानी ये लापता हो जाते हैं। अब उसके बाद काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन इनका कुछ भी नहीं पता चला। ना तो कोई बॉडी मिली, ना तो आज तक साल 2024 हो गया, इस व्यक्ति का कोई भी पता नहीं चला कि आखिर इसके साथ हुआ क्या। अब इसके चलते सऊदी अरेबिया काफ़ी नाराज था, काफ़ी उसके अंदर गुस्सा था, जिसके बाद अब इसके आगे की तफ्तीश की गई। गवर्नमेंट को, जो थाईलैंड की गवर्नमेंट थी, उसी सऊदी अरेबिया की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले की अच्छी तरीके से जांच की जाए और इस केस को जल्द इसका रिजल्ट सामने लाया जाए। थाईलैंड की गवर्नमेंट एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है, जो इस केस का आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो इस मामले की तफ्तीश करता है। तफ्तीश करने के लिए वो सबसे पहले क्रियांक क्राई के पास जाता है जेल में, उससे शुरुआती पूछताछ करता है कि किस तरह से मामला हुआ। वो बताता है कि मैं इस तरीके से चोरी करने के बाद अपने मुल्क आया, यहाँ पर मुझे पुलिस गिरफ्तार करती है, मेरे पास जितने भी जेवर होते उसे जब्त करती है और उन जवारियों के पास भी जाती है जहाँ पर मैंने बेचा था, उनसे भी सारा सामान जब्त हो जाता है। एक भी कोई ऐसा सामान नहीं होता जो बाकी रह जाता है, क्योंकि मैं भी उनके साथ वो सारे सामान को जब्त करने में साथ था। अब पुलिस को वो सारे सामान मिल चुके थे। अब आपको अगर कुछ पता करना होगा तो उन जवारियों के पास जाना होगा। पुलिस की टीम ये बात सुनने के बाद अब जवारी के पास जाने का फैसला करती है, लेकिन उससे पहले ही उस जवारी का भी कत्ल हो जाता है। यानी इन पूरे मामलों में दो शुरुआती जो सऊदी अरेबिया के एम्बेसी के जो ऑफिसर्स होते उनका कत्ल हुआ, फिर वो जिससे मिलने जा रहे थे उनका कत्ल हुआ, फिर उसके बाद जो बिजनेसमैन वहां पर आए उनका कत्ल हुआ, और उसके बाद फिर ये 5वां कत्ल इस जवारी का हुआ। अब इस कत्ल के बाद पुलिस की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक और टीम बनाई जाती है जो इन सारे मामलों को तफ्तीश करती है, जिसमें आखिर में निकलकर एक मामला सामने आता है कि असल में इस मामले में कुछ शाही फैमिली के, कुछ जो फैमिली घराने से ताल्लुक रखने वाले कुछ व्यक्ति, उन्होंने भी इस डायमंड को चुराया है, यानी इस डायमंड को अपने कब्जे में ले लिया है। उनकी औरतें, उनकी बीवी, कुछ ज्वेलरीज को अपने पास रख ली। अब बाकी इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे शुरुआती मामले में पुलिस ऑफिसर्स, वो इन ज्वेलरीज को चुरा लेते हैं और उसके बाद इसके डुप्लीकेट बनाकर सऊदी वापस भेज देते हैं। जो इसमें आखिर में ऑफिसर था, CIO, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसे गिल्टी पाया जाता है कि उसने सारे कत्ल करवाए और वो भी इस मामले में शामिल है, तो उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन साल 2022 तक इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी कायम रहती है और इस ब्लू डायमंड के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। ये तो पता है कि ये ब्लू डायमंड सऊदी अरेबिया के बाद से ये थाईलैंड गया और थाईलैंड की कुछ शाही फैमिली के कुछ व्यक्ति जो इसे अपने पास रखे हुए हैं, और इसका मामला साफ तौर पर सामने नहीं आ सका। बाकी की ज्वेलरीज अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स अपनी पत्नियों को देते थे, लेकिन उसके बावजूद ये सारे जेवरात वापस उन्हें नहीं मिलते। जिसके बाद साल 2022 में जनवरी में जो थाईलैंड के शाही फैमिली के जो मेन मुखिया होते हैं वो सऊदी अरेबिया आते हैं, यहाँ पर मुलाकात करते हैं और वो इन सारी बातों को नज़रअंदाज करने के लिए कहते हैं कि वो ब्लू डायमंड और ये सारी चोरी की बातों को अब नज़रअंदाज किया जाए और इस मामले को अब यहीं ख़त्म किया जाए। इस तरह से 30 साल की दुश्मनी के बाद अब साल 2022 में इन दोनों देशों के बीच आपसी अमहांगी शुरू हुई है। इस तरह से इनका रिलेशनशिप दोबारा से एक अच्छे स्टेज पर आकर शुरू हुआ है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।